आपका यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है, यानी हथनियों का एक झुंड होता है, उसमें उनके बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। एक एक लाइन से आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है, कि सबसे बुजुर्ग ठीक है, हथनी जो होती है वो झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, तो 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। एक हाथी झुंड में कब तक रहता है, तो 14 से 15 साल तक ही रहता है। और नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आपकी जो 2 क्लासें ईवीएस की हो चुकी हैं वो आपने अवश्य देखी होंगी। और सी-टेट में एक एक नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं उनसे आप पूछिएगा कि 1-2 नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो 15 नंबर आपके ईवीएस में मात्र इन एनसीईआरटी बुकों से ही पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी न छोड़ें। तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां जहां से ईवीएस से आपके प्रश्न बनते हैं, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का हमारे टॉपिक है चलो चलें स्कूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांस से बना पुल। और ये कहाँ पाया जाता है, ये असम राज्य में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। यानी असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है। देखो ये बच्चे एक हाथ में, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक हाथ में बांस पकड़ते हैं और एक हाथ में रस्सी, सॉरी, एक हाथ में किताबें। और कितनी आसानी से इन पुलों को पार करते हैं जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। और फिर इन पुलों पर आप सोच के देखिएगा कि क्या आप इन पुलों पर चल पाते हो। लेकिन फिर भी ये बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते, ठीक है, स्कूल जाते हैं। कितनी कठिनाई होती है। अब है यहाँ चलो करके देखें। यानी आप बच्चों से किस तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हो। तो ईवीएस में पेडागोजी आपकी यहाँ से इसी तरीके से बनती है कि बच्चे को आपको ज्यादा से ज्यादा करके दिखाना है। जैसे हमने इस के बारे में बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, फूलों के बारे में, तो आप बच्चों से इसे करवा के भी दिखवा सकते हो। जैसे कि कुछ ईंटें लो, इन्हें खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या आसान लगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को चलवा सकते हो। और अपने टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ और उस पर चलकर देखो। जो भी बच्चे मैदानी इलाकों में रहते हैं, या आप अपने स्कूल में इस तरीके से एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हो। आप जूते चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज्यादा आसान होता है या नंगे पैर, ऐसा क्यों है। इस तरीके के बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हो। और ये आपके अपसारी और अपसारी प्रश्न होते हैं। तो आपको बच्चे को ज्यादा से ज्यादा करके सीखने के अवसर ईवीएस में अवश्य देना है। अब बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। ये ट्रॉली से आते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ट्रॉली है ये, ठीक है। तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, यानी ये नदी को पार करते हैं। और खूब चौड़ी और गहरी नदी, ये नदियां बहुत चौड़ी होती हैं और गहरी भी होती हैं। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये दोनों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। यानी एक बार ट्रॉली में सिर्फ 4 से 5 ही बच्चे जा पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा पाते हैं। देखो कितना कठिन होता है, मुश्किल होता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो एनसीईआरटी बुकों से मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इन बुकों से जब हम पढ़ते हैं तो कहानी नुमा चीजों को पढ़ते हैं तो ये हमारे माइंड में फिट हो जाती हैं और हम इन्हें नहीं भूलते हैं।
देखो आपको कहीं से भी वन लाइनर मिल जाएंगे। वन लाइनर की क्लास है लास्ट में, जब आपका एग्जाम टाइम से आपको 1 महीने पहले, ठीक है, आपको हम भी कराएंगे। वन लाइनर भी आपको दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इनकी बुकें आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ आपको ये सारी बुकों की पीडीएफ मिल जाएंगी। और लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो चीजें आपके मन माइंड में मतलब अंकित हो जाती हैं, क्योंकि ये कहानी नुमा है, बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। अब देखो इसको भी आप बच्चों से करवा सकते हो कि बच्चे से कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है। ये एक सादा खींच रहा है और ये एक पुली के सहारे से खींच रहा है। तो इसी तरीके से रस्सी पुली पर तेजी से सरकती है। तो इस तरीके से बच्चों से आप करवा सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाइए। अब जैसे बच्चे को आप पुली के बारे में बताओगे तो पुली का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो इस तरीके से आप बच्चों को दिखा सकते हो, सिखा सकते हो। यानी उसको रियल ठीक है चीज आप दिखाइए। जैसे बच्चे को आप किताबों में किसी पक्षी के बारे में पढ़ा रहे हो तो बच्चा इतना बेहतर नहीं सीखेगा, लेकिन रियल में उसे अगर आप पक्षी दिखा दो तो रियल सीख जाएगा, जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, अगर आप बच्चे को प्रदूषण के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे कि जल प्रदूषण के बारे में, तो आप उसे किताबों से पढ़ाइए, उदाहरण दीजिएगा, तो इतना जल्दी नहीं सीखेगा क्योंकि बच्चा छोटा होता है। लेकिन वहीं आप उसको कोई गंदा नाला दिखा दीजिएगा, तालाब दिखा दीजिएगा, घर की ही नालियां दिखा दीजिएगा, बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि शुद्ध पानी और गंदा पानी क्या होता है, क्या जल प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं सीमेंट के पुल की। तो हमें भी कहीं बार कहीं जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। ये आप देखो सीढ़ियां दिख पा रहे होंगे, और ये मैदानी इलाकों में भी मिल जाते हैं आपको सीमेंट के पुल। और आप बच्चों से पूछ सकते हो कि कौन कौन पुल पार करता है और किस तरीके से पार करते हैं। अब बात करते हैं बल्लम की। तो बल्लम ये केरल के में पाई जाती है और ये लकड़ी की नाव होती है, छोटी नाव। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम यानी लकड़ी की छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से बच्चे स्कूल जाते हैं। और प्रश्न आपके यहाँ से भर भर के बनते हैं सीटेट में, तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है और वीडियो लास्ट तक अवश्य देखा करें, क्योंकि प्रत्येक लाइन, प्रत्येक टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऊंट गाड़ी, तो ऊंट गाड़ी में कौन कौन बैठा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ज्यादातर लोग ऊंट गाड़ी में बैठे ही होते हैं, चाहे वो मैदानी इलाकों में रहते हो चाहे रेगिस्तान में। हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और इसके पैर गद्दीनुमा होते हैं और रेत में चलने में आसानी होती है। इसके पैर जलते भी नहीं है और रेत में गड़ते भी नहीं है। ठीक है, बाकी जानवरों के पैर रेत में नीचे तक गड़ जाते हैं। अब बात करते हैं बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी ये मैदानी इलाके और गांवों में इसका प्रयोग खूब होता है। किसानों के यहाँ तो ये खूब मिलती है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरी भरी खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं और इस तरीके से मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी का प्रयोग करके जाते हैं। अब तो ये आपकी बैलगाड़ियां मैदानी इलाकों में भी बिल्कुल गायब होती जाती है जा रही है, क्योंकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बसों का, मोटरसाइकिलों का और गाड़ियों का, रिक्शा आदि का प्रयोग करने लगे हैं। अब तो आपका ई रिक्शा भी आने लगा है। ठीक है, तो अब बैलगाड़ी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आप में से कुछ लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अवश्य बैलगाड़ी में बैठे होंगे। और अब देखो बात करते हैं साइकिल की। साइकिल का प्रयोग तो ज्यादातर हम में से सभी लोग करते हैं। 99% लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं और ये सबसे अच्छी और सरल सवारी मानी जाती है। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। यानी ये टोलियों में लड़कियां इकट्ठा होकर के साइकिल से स्कूल जाती हैं। तो ये हमारे भारत की समस्याएं हैं कि स्कूल जाने के लिए भी बच्चों को उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और ये है जुगाड़।
हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब जुगाड़ ही होता है। ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ये देखो मोटरसाइकिल है और पीछे इसमें बैठने के लिए ट्रॉली लगा दी है और ये फटफट करके चलती है। कहीं कहीं ये मोटरसाइकिल की जगह आपको कुछ और भी देखने को मिल जाता है, जैसे छोटे से हल्की सी कोई टेम्पो वम्पो और पीछे से उसमें ऐसे लगा देते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है जुगाड़। अब है जंगल से जाते बच्चे। तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों का निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कहीं पक्षी और जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। देखो छोटे बच्चे होते हैं, जब जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे तो कितना कठिन होता है। लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं। और ऐसे घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अब देखो उत्तर की पहाड़ियां, ये उत्तर की पहाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। जैसे हम अपने यहाँ सादा मैदान होते हैं और यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, कोई भी रास्ता नहीं होता, कोई भी घर नहीं होता। हम हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। देखो बर्फ पर फिसलने का बहुत ज्यादा डर होता है, कहीं कहीं गड्ढे भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन बच्चे फिर भी स्कूल जाते हैं। शिक्षा कितनी जरूरी है, एक तरीके से इन पाठों के माध्यम से ये सिखाया गया है। हम भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि शिक्षा कितनी जरूरी है, कोई भी नहीं रुकता है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। और ये उत्तराखंड के बच्चे हैं, ठीक है, ये पहाड़ी रास्तों को भागते हुए पार कर जाते हैं। कि जो लोग शहरों में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, उनको ये थोड़ा सा कठिन लगेगा। मुझे तो लगता है थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कठिन होगा ऐसी जगहों पर चलना। और ज्यादातर लोग नहीं चल पाते हैं। तो ये ठीक है, आपके यात्रा के साधन थे, बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। चलो चले स्कूल, और इस टॉपिक से आपके प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपके किस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, हम सिर्फ वही वही पढ़ेंगे जहां जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये बच्चों से आप एक्टिविटी करवा सकते हो। और ये है आपका कान, कान में तो मेरे कान किसके पास है, देखो ये कान बदल दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हाथी के कान है और ये जिराफ को लगा दिए गए हैं। इस तरीके से ये कान बदल दिए गए हैं। और ये गाय के कान देखो, इसको ये लगा दिए गए हैं। हाथी को किसके कान लगे हैं, तो ये आप बच्चों से इस तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हो, पूछ सकते हो। अब देखो कुछ जानवर होते हैं और प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो जिन जानवरों के कान होते हैं, ठीक है, जिन जानवरों के कान होते हैं, तो यानी दिखने में कान, देखो वैसे तो कान सबके होते हैं, किसी के बाहर से दिखते हैं, किसी के मात्र छिद्र होते हैं, लेकिन कान होते सबके हैं। तो जिसके बाहर से दिखते हैं, बाहर से जैसे हाथी के दिखते हैं, गाय के दिखते हैं, भैंस के, बकरी के, हिरन के, मनुष्य के, ठीक है, इस तरीके से। तो चूहा के, तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी बच्चा देते हैं। और जिनके कान नहीं दिखते हैं वो सभी क्या करते हैं, वो सभी अंडा देते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका सीटेट में पूछा जाता है। तो आप बच्चों से इस तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हो। और प्रश्न आपके और कहाँ-कहाँ से बनते हैं, देखो मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है। देखो इसके दिखते नहीं है, तो इसीलिए मगरमच्छ अंडा देता है, ठीक है। मगरमच्छ भी बच्चा नहीं देता है। तो ये प्रश्न बनते हैं। अब देखो आपके पैटर्न से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ये कुछ जानवरों के खालों के पैटर्न है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है, अलग अलग पैटर्न है। ये गिलहरी का है, ये शायद हिरन का है, ठीक है। और ये चीता, शेर, इस तरीके से ये सबके अलग अलग पैटर्न है। तो ये पैटर्न से प्रश्न आपका सीटेट में पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा ही जाता है। तो ये किस कारण होता है, तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन है
उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। यानी उनके जो ये शरीर होता है, ठीक है, जैसे तो इस पर बाल होते हैं, जैसे ये ब्लैक ब्लैक कलर के बाल हैं, ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट, तो इस तरीके से ये जो पैटर्न बनता है तो ये बालों के कारण बनता है। ये इनकी त्वचा का रंग नहीं होता है, ठीक है, त्वचा का रंग नहीं होता है, इनके बालों का रंग होता है। तो इनके जो त्वचा पर बाल होते हैं वो दो तीन तरह के पाए जाते हैं, किसी किसी जानवर के पे, किसी के पर दो, किसी के एक, तो उसी तरीके का इनका रंग हो जाता है, उसी तरीके से इनका पैटर्न पाया जाता है। और अब है आपका चैप्टर नंदू हाथी। और नंदू हाथी से सीटेट में प्रश्न हर बार पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है, और बड़ा घुमा करके प्रश्न आपके कारण अवकथन वाले अब तो आने लगे हैं, तो प्रत्येक एक एक लाइन आपको अवश्य पता होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे कहानी नुमा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नंदू नींद से जगा और उसने अपने आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ये तो अम्मा है, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगारी, वे झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। यानी इनमें क्या होता है कि हाथियों का एक झुंड होता है, हथनियों का, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ी हथिनी होती है वो उस झुंड की मुखिया होती है, ठीक है। वो जिस तरफ चलेगी बाकी की हथनियां भी उसी तरफ चलेंगी, और उसके बच्चे भी। तो जंगल पहुंचते ही ये झुंड बिखर गया। वे सभी अपनी मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियां नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो देखो, प्रश्न आपके इस टॉपिक से बहुत बनते हैं कि हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम तक झाड़ियाँ खा लेता है। तो देखो, यहाँ आपको 200 किलोग्राम दे दिया जाएगा, 100 दे दिया जाएगा, 300, इस तरीके से। और हाथी के बच्चे का वजन, तो इसको आपको घुमा के दे दिया जाएगा कारण अवकथन में कि हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम झाड़ियाँ खाता है और उसके बच्चे का वजन 100 किलोग्राम होता है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट ही याद रखना है कि झाड़ी कितनी खाता है, 100 किलोग्राम। और हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। 2 से 4 घंटे तक सोता है। ये एक एक लाइन इसकी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनते हैं। और ये कीचड़ से खेलना क्यों पसंद करता है, क्योंकि ये उसके शरीर को ठंडक देती है। और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर क्या करता है, हवा करता है। अब है नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारी उम्र के कितने बच्चे का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? तो एक हाथी के वजन कितना होता है? नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाएं। और उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा ये उसके दोस्तों की शरारत थी। वो मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। यानी हाथियों को पानी में खेलना बहुत पसंद है। अब देखो, प्रश्न आपका यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। यानी हथनियों का एक झुंड होता है और उसमें उनके बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां
और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। एक एक लाइन से आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है कि सबसे बुजुर्ग ठीक है, हथनी जो होती है वो झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, तो 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। एक हाथी झुंड में कब तक रहता है, तो 14 से 15 साल तक ही रहता है। और नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो उस ग्रुप को छोड़ देगा, यानी हाथी ग्रुप में नहीं रहते। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। ठीक है, प्रश्न आपके यहाँ से भी बनते हैं। तो अगला चैप्टर देखते हैं कि आपका और कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनेंगे। वो हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ-जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखो, प्रश्न आपका सीटेट में यहाँ से भी पूछा जाता है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठा है। ये आप भैंस देख रहे हो और इसके ऊपर ये बगुला बैठा है। तो ये क्या है, ये सहजीविता होती है। ठीक है, सहजीविता यानी कि इसे भैंस को ये इसको ऊपर बिठाना अच्छा नहीं लगता है, या फिर इसको भी इसके ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगता है। ये सहजीविता होती है। भैंस के ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इसको ये क्या करता है, खाता है। और भैंस को भी उन जीवों से छुटकारा मिलता है। तो ये क्या होती है, ये सहजीविता होती है। और प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है। अब देखो, ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये आज का, अमृता की कहानी। और जैसा कि अभी आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत चर्चा का विषय चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। तो यह बिश्नोई समाज की कहानी यहाँ से ही प्रारंभ हुई थी। और ये लोग पर्यावरण की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। बहुत ज्यादा इन्हें पर्यावरण की मतलब लगाव है पर्यावरण से। ये हिरणों को अपना दूध तक पिला देते हैं बिश्नोई समाज के लोग। ठीक है, हिरणों से इन्हें बहुत ज्यादा प्यार है। तो ये जो सलमान खान का ये जो काले हिरण वाला चल रहा है, उनका सिर्फ इतना सा कहना है कि आप माफी मांगिएगा और हम लोग माफ कर देंगे। तो हम तो ये कहते हैं, माफी मांगने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो अपना उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज की फिर वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाते होंगे। तो इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, अमृता की कहानी। यानी किस तरीके से अमृता बिश्नोई ने अपनी बेटियों के साथ 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और यहाँ से प्रश्न आपके, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो और ईवीएस से संबंधित कोई भी ठीक है एग्जाम हो, आपका प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। तो इसे हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो क्या आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।